तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल की कहानी रिकॉर्डेड थी, उसकी वजह है जब मैं आखिरी में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा, आप लोगों के विशेष नाम लूँगा, तब उससे पहले बता दूंगा। और इसी वजह से कल न बर्थडे विशेज़, न एनिवर्सरी और न आप लोगों के नाम और जो सवाल थे वो कर पाया, लेकिन आज ज़रूर होगी। तो कल हालांकि मैं मैच शुरू करूं उससे पहले, मतलब कहानी शुरू करूं, आईपीएल का पहला एलिमिनेटर और उसमें जिस तरीके से आरसीबी मैच जीती, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हालांकि क्रिकेट में कुछ भी भविष्यवाणी करना बड़ा ख़तरा होता है उसमें, लेकिन कहीं आरसीबी आईपीएल जीत भी ना जाए, क्योंकि बाहर हो गई थी। दिल्ली की टीम ने जिस तरीके से खेला, उनकी कुछ गलतियाँ, बेवकूफ़ियाँ, उसकी वजह से आरसीबी इस वक्त प्लेऑफ में है। और कल उन्होंने लखनऊ को बाहर कर दिया और पाटीदार ने जैसी बैटिंग की, फिर उनकी बॉलिंग आखिर में डेथ ओवर में, तो अब उनको दो मैच और खेलने हैं, एक राजस्थान रॉयल्स के साथ, और अगर वो जीत गए तो फिर फाइनल, और फाइनल में गुजरात टाइटंस। तो इंटरेस्टिंग मैच होगा आईपीएल का। लेकिन अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। और इससे पहले मैंने आपको एक ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबर की कहानी सुनाई थी। पाब्लो एस्कोबर, मैक्सिकन ड्रग माफिया, फोर्ब्स लिस्ट में जिसके नाम दुनिया के सबसे अमीर जो डॉन या कहें तस्कर, उनमें शुमार। उसी मैक्सिको की सरजमीन में एक और ड्रग लॉर्ड्स पैदा हुआ, एक और बहुत बड़ा डॉन, ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह, एल चापो। अब कहानी आगे बढ़ाऊं, इस पूरी मिलेनियम की शायद कहते हैं कि सबसे बड़ी जेल ब्रेक की कहानी है ये। उससे पहले एक सवाल वैसे खुद मेरे ही जहन में आया कि चाहे पाब्लो एस्कोबर हो, एल चापो हो, सालाजार हो, और भी ऐसे अनगिनत नाम हैं, जब भी ड्रग माफिया, ड्रग सिंडिकेट की बात आती है तो मैक्सिको का नाम ही क्यों आता है? आखिर क्यों? मैक्सिको में ऐसा क्या है कि वहाँ ड्रग्स का धंधा इतने बड़े पैमाने पर है कि वहाँ जिस तरीके से सरकारें तक झुकी रहती हैं, और अमेरिका का इससे क्या लेना देना हुआ? तो ये जब सवाल आया तो फिर इसके ऊपर रिसर्च हुई, तो जो जवाब आया वो बेहद चौंकाने वाला है। दुनिया में हर साल करीब $400 बिलियन का ड्रग्स का धंधा होता है। 400 बिलियन। अब इसको और आसानी से समझे तो ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान और ईरान के जितना जीडीपी है एक साल का, दो देश का मिलाकर, उससे ज़्यादा, इन दो मुल्कों की जीडीपी से ज़्यादा अकेले ड्रग्स का धंधा है। 400 बिलियन। अब इसमें मैक्सिको क्यों? तो मैक्सिको के आने की एक वजह है। मैक्सिको का एक तो तापमान, टेम्परेचर, वहाँ की आबो हवा, और वहाँ जिस तरीके से ड्रग्स की खेती होती है, तो शायद यही वजह है कि वहाँ पे पैदावार ज़्यादा है। तो जब पैदावार ज़्यादा है तो फिर उसका धंधा भी होगा। कहते हैं कि जो $400 बिलियन का धंधा होता है ड्रग्स का, उसमें हीरोइन 100 बिलियन सिर्फ हीरोइन। इसके अलावा कोकीन 130 बिलियन, 130 बिलियन, गांजा 75 बिलियन, और जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं अलग अलग, वो अराउंड 60 बिलियन। तो 400 बिलियन। और अकेले इस ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अमेरिका हर साल करीब 600 बिलियन खर्च करता है। मतलब पूरी दुनिया में $400 बिलियन के ड्रग्स का धंधा होता है, और अमेरिका उसको अपने यहाँ रोकने के लिए 600 बिलियन खर्च करता है। यानी कि पूरे 400 से 200 बिलियन ज़्यादा, ये भी अपने आप में है। अब अमेरिका और मैक्सिको ही क्यों? तो मैक्सिको में आपको बताया कि जैसे सबसे ज़्यादा ड्रग्स पैदावार, दुनिया में जितने भी ड्रग्स की खपत होती है, कहते हैं उसका 60% मैक्सिको करता है, और अमेरिका में जितना होता है कहते हैं उसमें 90% से ज़्यादा बल्कि मैक्सिको से ड्रग्स जाता है। उसकी वजह यह है कि मैक्सिको एक तो बिल्कुल अमेरिका के बॉर्डर पे है। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया का जो राजधानी है, वो सबसे करीब है। लास वेगस, वो भी करीब है। और अमेरिका में आपको पता है डिस्को, पब, इन सारी चीज़ों का कल्चर है, और यंगस्टर सबसे ज़्यादा वहाँ यूज़ करते हैं। तो अमेरिका के ड्रग्स की सबसे ज़्यादा जो खपत होती है वो मैक्सिको के ड्रग्स से ही होती है। और इसीलिए वक्त वक्त पर हमेशा मैक्सिको को लेकर अमेरिका परेशान रहता है, क्योंकि
वहाँ बड़ी आसानी से ड्रग्स पहुँचाई जाती है। और ये भी है कि मैक्सिको में ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ से आसानी से ड्रग्स की सप्लाई होती है। एल चापो ने तो सुरंग बना दी जिसकी वजह से आसानी से इसकी सप्लाई होती है। इसके अलावा ये भी है कि जिस तरीके से अमेरिका में इसकी डिमांड है वो डिमांड सिर्फ मैक्सिको पूरी कर सकता है। और यही वजह है कि जब भी जितने भी, चाहे वो पाब्लो एस्कोबर रहा हो, सालाजार रहा हो या फिर एल चापो रहा है, अमेरिका की नज़र में ये सबसे बड़े विलेन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक दौर था जब अमेरिका ने ही ड्रग्स की खेती करने के लिए मैक्सिको को बढ़ावा भी दिया था। ये भी एक सच है, एक फैक्ट है। तो ये तो रही सारी चीज़ें। अब इसीलिए वक्त वक्त पर मैक्सिको में ड्रग्स माफिया बड़े बड़े पैदा होते रहे। पाब्लो एस्कोबर की आपको कहानी सुनाई थी। आज की जो कहानी का मेन विलेन हीरो जो बोल लीजिए वो एल चापो है। 5 फीट से 6 इंच, और एल चापो नाम उसके इसी शॉर्ट हाइट की वजह से पड़ा था। जैसे हम लोग कहते हैं नाटा है, ठिगना है, उसी तरीके से तो उसका नाम एल चापो उसकी हाइट की वजह से दिया गया, वरना उसका एल चापो गजानन पूरा नाम था। तो एक किसान परिवार में पैदा हुआ। बाप भी, क्योंकि मैक्सिको में बहुत बड़े पैमाने पर लोग खेती बाड़ी ड्रग्स ही करते हैं, बाप भी यही धंधा करता था। फिर वो धीरे धीरे बाहर निकला, उसने अपने धंधा जमाने की कोशिश की। उसके बाद इसने, उस वक्त एक बड़े ड्रग लॉर्ड्स हुआ करते थे वहाँ पर, जिनका नाम था लॉर्ड हेक्टर लुइस पाल्मा सालाजार की जो बात कर रहा हूँ। उसने उसका गैंग ज्वाइन किया। वहाँ से उसने ड्रग्स बेचना, ख़रीदना, ट्रांसपोर्ट करने का काम सीखा। फिर इसकी चूँकि पैदाइश जिस जगह पे हुई थी मैक्सिको में, वो था सिनालोआ शहर। बाद में जब सालाजार की मौत हो गई, गैंग तितर बितर हो गया, तो एल चापो ने अपना गैंग शुरू किया और इसका नाम पड़ा सिनालोआ कार्टेल। और ये अमेरिका को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा कार्टेल बन गया। पर एल चापो ने एक काम किया था। उसने जब इस धंधे में उतरा तो उसने ड्रग्स को कैसे पहुंचाना है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा माथापच्ची होती है। बोट के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए, अलग अलग सामान के ज़रिए। एल चापो ने सुरंग का एक जाल बिछाया और उसने सुरंग के रास्ते ड्रग्स जो है अमेरिका में भेजने का काम शुरू किया। चूँकि आप अगर नक्शे में भी देखें तो मैक्सिको और अमेरिका दोनों की सरहद सीमा बहुत मिलती है, समुद्री रास्ते से, साइड से भी। तो उसने ऐसे ऐसे सुरंग बनाए कि वो सीधे मैक्सिको से अमेरिका की सरजमीन पर ड्रग्स भेज देता था। और कहते हैं 4 दशक तक, 4 डिकेड्स, उसने इस तरह से सुरंग बना कर खूब ड्रग्स बेचा। फोर्ब्स में बाद में जब वो गिरफ्तार हो गया तब भी दुनिया के अमीर लोगों की सूची में, लिस्ट में उसका नाम होता था। दुनिया के पावरफुल लोग हैं उसकी लिस्ट में उसका नाम होता था। और इसने बड़े खून खराबे भी किए अपने विरोधी गैंग को मारने के लिए, लेकिन ताकतवर भी बना और इसका धंधा चलता रहा। लेकिन इसके इस धंधे से अमेरिका बहुत परेशान था। अमेरिका चाहता था एल चापो पे रोक लगाए। वहाँ की पॉलिटिक्स, सरकार सबको रिश्वत दिया। यही काम पाब्लो एस्कोबर ने भी किया था। तो उसका धंधा ठीक ठाक चल रहा था, बेइंतहा पैसा, बेशुमार, 4 शादियाँ की। 2017 में उसने एक ब्यूटी क्वीन से शादी की। लेकिन उससे पहले ये सब कुछ जब चल रहा था, पहली बार एक बार एल चापो गिरफ्तार हुआ। और ये बात है 1993 की। 1993 में एल चापो को वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शायद अमेरिका का प्रेशर था। इसके बाद उसे मैक्सिको की सबसे जो सुरक्षित जेल थी, प्यूंटे ग्रेनेड जेल मैक्सिको में, वहाँ उसको रखा गया। अब मैक्सिको की सरकार को लगा चलो भला टली, अमेरिका भी हड़का रहा, बार बार एल चापो को लेकर पकड़ा गया जेल में। उसका बाद मुकदमा चला और 20 साल की सज़ा सुना दी गई एल चापो को। 93 में गिरफ्तारी के बाद अब एल चापो 20 साल की कैद के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन मैक्सिको सरकार की ये गलतफहमी थी कि एल चापो जो है अब उसका केस क्लोज हो गया। वो जेल के अंदर रहकर जेल से भागने का प्लान बनाता रहा। जेल के अंदर से सारे स्टाफ के बारे में उसने पता किया। और मैक्सिको वो देश है जहाँ करप्शन बिल्कुल आम चीज़ है। किसी भी सरकारी अफसर, कर्मचारी, जेल, पुलिस, यहाँ तक कि सरकार, उनको भी ख़रीदा जा सकता है। एल चापो ने उनकी इस कमज़ोरी का भरपूर फ़ायदा उठाया, जेल के स्टाफ के बारे में जानकारी हासिल की। कहते हैं 73 लोगों से दोस्ती की, और उन 73 से दोस्ती का मतलब उन्हें खूब पैसे खिलाए। इसके बाद 19 जनवरी 2001 की तारीख आई, करीब 8 साल हो चुका था जेल में रहते हुए अब तक।
12 साल की सज़ा बाकी थी। लेकिन 19 जनवरी 2001 को मैक्सिको सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी का दिन था। अचानक खबर छपी कि एल चापो जेल से भाग गया। अब तफ्तीश हुई, इंक्वायरी हुई, कैसे भागा। तो जो पूरी कहानी भागने की आई वो ये कि एल चापो जेल के अंदर रहकर प्लानिंग करता रहा, रिश्वत खिलाता रहा। फिर उसे पता चला कि जेल के स्टाफ और जेल के कैदियों की जो वर्दियां हैं वो ड्राई क्लीन के लिए जाती हैं, धुलने के लिए, और वो बाहर जाती हैं। कपड़े कब कलेक्ट होते हैं, कपड़े कौन कलेक्ट करता है, इसके बाद जेल के अंदर की प्रेमाइसिस से वो कपड़े कैसे लोड अनलोड होते हैं और फिर उसे बाहर ट्रक में कैसे डाला जाता है। उसने ये सारे पैसे तसल्ली से महीनों इसके ऊपर काम करता रहा, जानकारी हासिल करता रहा। कहते हैं करीब उसने $2.5 मिलियन, $2.5 मिलियन इन सारी जानकारी को इकट्ठा करने और जेल स्टाफ को ख़रीदने में खर्च किए। इसके बाद फिर प्लान तय हुआ। आखिरकार 19 जनवरी 2001 एक जेल स्टाफ जो बिका हुआ था वो एल चापो के सेल में गया उसका कपड़ा लेने के लिए। कपड़ा लिया, लेकिन उसने सेल का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। जिस ट्रॉली में वो कपड़े लेकर कैदियों के जा रहा था, उस ट्रॉली के नीचे का हिस्सा खाली होता था, कपड़े से ढका हुआ था। एल चापो ने उसका फ़ायदा उठाया और उस ट्रॉली के अंदर जाकर छुप गया, गंदे कपड़ों के बीच में। इसके बाद वो बाकी कैदियों के सेल से कपड़े लेता है, फिर उन कपड़ों को लेकर जेल से बाहर आता है। वहाँ पे एक लॉन्ड्री का ट्रक है, उस ट्रक में कपड़े का अनलोड करता है और उसी गंदे कपड़ों के बीच में ट्रक में उन कपड़ों के गट्ठे के साथ एल चापो अपने आप को छुपा लेता है। इसके बाद वो ट्रक बाहर, एल चापो वहाँ से निकलता है। अब वो बाहर आ गया, लेकिन उसे मालूम है इस ट्रक पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। फिर जिस ट्रक से वो बाहर निकला वो भी सब बिके हुए थे। एक जगह गाड़ी रुकती है, मतलब ट्रक रुकता है। फिर एक उसका दूसरा साथी वो उसकी गाड़ी में बैठता है जिसको पहले से खबर थी, और उस गाड़ी की डिक्की में छुपकर वो अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। और इस तरीके से ये पहली जेल ब्रेक थी एल चापो की, जिसके लिए $2.5 मिलियन खर्च किया। जब ये खबर मिली तो सरकार तक में कोहराम मच गया। उधर अमेरिका ने फिर और शर्मिंदा किया, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा ड्रग्स का नुकसान हो रहा था। इतने 600 बिलियन जो खर्च करे ड्रग्स को रोकथाम के लिए तो उसे बुरा लगेगा, और उसके नाम पे मैक्सिको को बहुत सारा फंड भी दे रहा था। खैर, अब वो जेल से भागा 2001 में। 13 साल तक इसके बाद वो जेल से भागा रहा। 13 साल, 13 ईयर्स। और इन 13 सालों में वो और पावरफुल हो गया। खूब उसने ड्रग्स के धंधे में बेइंतहा पैसे कमाए। पुलिस पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन कहते हैं कि वो सिर्फ दिखावटी थी। और वो अपना धंधा करता रहा। लेकिन फिर 13 साल के बाद वो एक रोज़ पकड़ा गया एक सुरंग के अंदर से। किसी ने टिप ऑफ दिया, किसी ने मुखबिरी की, और वो जब पकड़ा गया 13 साल तक बाहर भागने के बाद, तो उसे फिर से जेल लाया गया। लेकिन इस बार कहा गया कि उस पिनेट ग्रेनेड जेल में नहीं रखेंगे। उससे भी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी की जेल थी एक, जो कि मैक्सिकन एल्टीप्लानो जेल थी। ये मैक्सिको की सबसे, शायद उसके बाद इसमें और भी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई। तो एल्टीप्लानो जेल में अब एल चापो को ले जाकर रखा गया, और इस बार और ज़्यादा पुख्ता इंतज़ाम किए गए। बाकायदा CCTV कैमरे और सब लगाए गए उसके सेल के बाहर, ताकि 24 घंटे निगरानी रखी जा सके कि ये भाग ना सके। अब सख्त पहरे में है एल चापो, कैमरे की नज़र में भी है। भागे कैसे? सिर्फ एक चीज़ छोड़ दी थी जेल ऑफिशियल, जेलर और स्टाफ ने, जो उसके सेल में था, और वही एक थोड़ा सा हिस्सा था जिसमें वो कैमरे की जद में नहीं आ सकता था। और वो हिस्सा था जहाँ पे वो नहाता या फिर वॉशरूम था, सेल के अंदर ही था। तो वो ठीक भी नहीं था, क्योंकि वो नंगा हो और अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा हो, और उसको भी आप लाइव देखें। तो इसलिए उसके इस कमरे के अंदर के एक छोटे से हिस्से जहाँ पे एक शावर था और जहाँ पे वो शीट थी, उनको छोड़ दिया गया। बाकी सब कैमरे की नज़र में था। तो जब वो उस वॉशरूम में जाता तब भी कोई ना कोई एक नज़र रखता था कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट नहा धोकर आएगा, 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें कई बार देखा गया जब वो पकड़ा गया कि एवरेज उसका था ये करीब 15 से 20 मिनट में वो आ जाता था। पकड़ा गया, जेल में रहा। अब जेल में रहते रहते उसको करीब 1 साल हो गए थे। 1 साल तक वो जेल में रहा, उसके ऊपर निगरानी रखी गई। लोगों को लगा कि अब एकदम सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद
11 जुलाई 2015, एक साल से कुछ ज़्यादा ही रहा था वो। 11 जुलाई 2015 की तारीख आई। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। एक गार्ड जिसको ख़ास हिदायत थी कि वो एल चापो के ऊपर नज़र रखेगा सेल पे, उसकी हर हरकत पर वो कंटिन्यू रखते, ड्यूटी बदलती रहती थी। इसके बाद शाम के टाइम जब खाने पीने का वक्त ख़त्म हो गया तो अचानक गार्ड की नज़र पड़ती है, देखता है एल चापो अपने सेल में ही बने उठकर बेड से वॉशरूम की तरफ चला गया, जहाँ उसका शावर भी था, बेसिन भी लगा हुआ था। उसने कहा ठीक है। अब वो वेट करने लगा 5, 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट। जब 25 मिनट गुजर गए तब उस गार्ड को कुछ डाउट हुआ, क्योंकि अब तक वो उस गार्ड की भी ड्यूटी वहाँ होती थी तो दिन भर देखता था, एवरेज उसे मालूम था। उसने कहा 25 मिनट हो गए, अभी तक वो वॉशरूम से आया नहीं और कैमरे की नज़र वहाँ पे है नहीं। उसने थोड़ा अलर्ट किया अपने लोगों को। उसने कहा चलो चल के देखते हैं। आवाज़ दी, कोई उधर से आवाज़ नहीं आई। सेल खोला गया, अंदर गए, हैरान, एल चापो अपने सेल से गायब। उसके बाद उनकी नज़र पड़ी उस वॉशरूम में जहाँ पे टब और वो रखा हुआ था, वहाँ पे एक गड्ढा था। अब जब वो देखा तो पूरे जेल स्टाफ को फ़ौरन इतला दी गई। अब इसके बाद सारे जेल स्टाफ आए। अब वो सारे हैरान भी और परेशान भी कि इतनी सुरक्षा के बाद, सीसीटीवी कैमरे की 24 घंटे की निगरानी के बावजूद एक छोटा सा हिस्सा जिसमें कैमरे की जद में वो नहीं था, नज़र नहीं आ रहा था, उसी हिस्से का वो फ़ायदा उठाकर कैसे भाग सकता है। अब इसके बाद फ़ौरन पूरे जेल अमले को अलर्ट किया गया। फिर इसके बाद कुछ लोग उस सुरंग में उतरे तो और परेशान हो गए। चले जा रहे हैं, सुरंग ख़त्म ही नहीं, चले जा रहे हैं, सुरंग ख़त्म ही नहीं। और पहली बार उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा सुरंग देखा कि वो सुरंग बेहद नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा सुरंग। उस सुरंग के अंदर बाकायदा हवा आने जाने के लिए वेंटिलेशन, और उस सुरंग के आखिर में एक बाइक खड़ी हुई है। उसके बाद जब नापा गया तो पता चला कि इस सुरंग की जो पूरी लंबाई है करीब 1 मील, 1.25 किलोमीटर के आसपास। अब वो जाकर 1 मील की दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एक बिल्डिंग का, वहाँ पर उस सुरंग का दूसरा मुंह निकलता है। अब सारे परेशान, तलाश शुरू ही, एल चापो गायब। अब जब पूरी इसके बाद इंक्वायरी बैठी और उसके बाद उस सुरंग के बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि अराउंड 3250 टन, 3250 टन मिट्टी हटाई गई होगी इस सुरंग को खोदने के लिए। ऐसी नीट एंड क्लीन सुरंग कभी इससे पहले देखी नहीं गई जो किसी कैदी को भगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। एक मोटरसाइकिल जो वो नीचे उतरा तो नीचे उतरने के बाद बाकायदा 1 मील चलने के लिए वहाँ पे मोटरसाइकिल रखी गई थी एल चापो की। एल चापो उससे निकला। जगह जगह पे वेंटिलेशन था ताकि हवा आए, दम न घुटे, लंबी सुरंग है। रोशनी का इंतज़ाम था ताकि अंधेरे में कुछ गड़बड़ ना हो। अब इसको बनाने में आप सोचिए कितना वक्त, कितनी मेहनत, कितनी इंजीनियरिंग सब कुछ लगी और जेल स्टाफ को पता ही नहीं। सबसे तो कॉमेडी की बात जो आई वो ये आई जब ये बाद में इसका खुलासा हुआ कि सुरंग जब बनाने का काम शुरू हुआ तो ये सारी चीज़ें भी जेल स्टाफ की मिली भगत थी, लेकिन ये तय था कि ये सुरंग एल चापो के सेल में ही जाकर खुलेगा। सुरंग बनने का काम शुरू हुआ, कई महीने बीत गए, तेज़ी से काम हो रहा है, किसी को पता नहीं। एक रात इशारा दिया गया एल चापो को कि आज की रात ही सुरंग तैयार और निकल के भागना है। अब वो उस सिग्नल का वेट कर रहा है, जिस सिग्नल के बाद वो कंफर्म है कि आज ही निकलना है। इधर सुरंग बनाने वाले उसके जो दूसरे साथी हैं वो निकल भी गए, जेल तक पहुंच गए, लेकिन जिस सेल में एल चापो था उस सेल में वो सिग्नल देने और उस सेल को मुंह खोलने की बजाय उन्होंने एल चापो के बराबर में एक दूसरा कैदी था, जाकर उसको सिग्नल दे दिया। अब अचानक सिग्नल देने के बाद उधर से सिग्नल कोड वर्ड में देना था, उधर से आया नहीं, तो इन्हें फिर गलती का एहसास हुआ। फिर इन्होंने जब मेज़रमेंट किया, नापा तो होने लगा कि नहीं, हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, 1 सेल पहले हमें रुकना था। तो उसके बाद उस रात प्लान कैंसिल हुआ। नेक्स्ट डे फिर रात को ये सारी चीज़ें शुरू हुई और नेक्स्ट जो है उस दिन उस सेल के अंदर मुंह खोला गया और सिग्नल दिया गया। एल चापो नीचे आया और फिर भाग गया। तो एल चापो अब दूसरी बार जेल ब्रेक करके भागा, वो भी मैक्सिको की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल। $7 मिलियन के अराउंड इनाम रखा गया इस बार। और अमेरिका फिर नाराज़, उसने मैक्सिको से कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमारे देश में वो ड्रग्स यंगस्टर को बर्बाद कर रहा है। और एक कहानी इसमें यह भी है कि शायद इसको भगाने में अमेरिका ने भी मदद की,
क्योंकि अमेरिका को मालूम था कि मैक्सिको की जेल में रह कर भी एल चापो अपना धंधा चला रहा था। जैसे हमारी फिल्म में दिखाया जाता है, बड़े बड़े डॉन जेल में हैं लेकिन पूरा बिजनेस चल रहा है। तो एल चापो के बारे में भी था कि बेशक वो कैद था, जब वो 8 साल भी रहा तब भी जेल के अंदर रहकर भी वो उतना ही पावरफुल था, क्योंकि वहीं से वो सारे हुक्म देता था और उसका धंधा वैसे ही चल रहा था। तो अमेरिका चाहता था कि उसके ऊपर कंट्रोल हो। तो अमेरिका की शुरू से था कि चूंकि हमारे देश में ये लोगों को बर्बाद कर रहा है तो इसको पकड़कर हमारे हवाले कर दो। बट मैक्सिको का कहना था कि इसने हमारे ज़मीन पे बहुत सारे जुर्म किए तो हम इसको सजा देंगे पहले, उसके बाद बच गया तो आप ले जाना। तो कहते हैं सेकंड टाइम में जब हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की भी कुछ मिली भगत थी, क्योंकि वो चाहता था अमेरिका कि ये फिर भागे, ताकि मौका मिले अमेरिका को मैक्सिको को ये बताने के लिए कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। और इसी के बाद वो भाग गया। भागने के बाद इस बार हालांकि नसीब ने ज़्यादा साथ नहीं दिया, करीब 1 साल तक ही वो भागा। और 1 साल के बाद कहते हैं वो एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा था एक कमरे में, और किसी मुखबिर ने खबर कर दी, और इसी वक्त वहाँ पे पूरी एक तरह से पुलिस का लाव लश्कर पहुँच गया। जब एल चापो के कमरे में ये लोग दाखिल हुए तो वो नंगा था। इसके बाद फिर भी वहाँ उसने रौब झाड़ा। उसके बाद उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ बाथरूम से, कपड़े बदल कर आया। उसके बाद उसको पकड़ कर ले गए, फिर जेल ले गए। लेकिन इस बार अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये आपके बस की बात नहीं, इसे हमें सौंप दो। और आखिरकार 2017 में पहली बार जो मैक्सिको की सरकार थी उसने अमेरिका की बात मान ली और एल चापो को अमेरिका को सौंप दिया। इसके बाद एल चापो को अमेरिका ले जाया गया, और अमेरिका ले जाने के बाद 2017 में इसको वहाँ से अमेरिका के हवाले किया गया था। वहाँ न्यूयॉर्क में इसके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ, क्योंकि न्यूयॉर्क में बहुत सारे मुकदमे थे एल चापो के खिलाफ। 2018 में ये ट्रायल शुरू हुआ अमेरिका में, और कहते हैं कि इस बार ट्रायल के दौरान जब अमेरिका लाया गया तो एल चापो के बारे में ये रिपोर्ट मिली थी FBI को और बाकी उनकी जो DRI ड्रग्स वाले धंधे, कि एल चापो फिर भाग सकता है और उसका इतिहास है, पैसे बेशुमार हैं, अमेरिकी अथॉरिटी को भी ख़रीद सकता है। तो उसकी इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी की गई थी कि जिस वक्त उसको कोर्ट लाया ले जाता पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जाता था। उस वक्त सिर्फ उनके अमलों की ही गाड़ी होती थी, कैमरे से नज़र उसके ऊपर रखा जाता था। जिस सेल में जहाँ रखा जाता था उसको एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया जाता था ताकि ये भाग न सके। तो उसकी सिक्योरिटी पे अमेरिका ने ना मालूम कितने पैसे खर्च कर दिए। खैर ट्रायल शुरू हुआ और 2019 में करीब 1 साल मुकदमा चला। उसके बाद वहाँ की फेडरल कोर्ट ने एल चापो को अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करने, हथियार रखने, ड्रग्स की स्मगलिंग करवाने, मनी लॉन्ड्रिंग, उन पैसों का इस्तेमाल उस तरीके से, इन सब के लिए ताउम्र लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दी। और साथ ही कुल 10 ऐसे मामले थे जिसमें उसे दोषी करार दिया गया। तो चापो को ताउम्र कैद की सज़ा दी गई, और इसके अलावा उसको हथियार रखने और बाकी चीज़ों के लिए 30 साल अलग से कैद की सज़ा दी गई। और साथ ही उसके ऊपर कहते हैं कि कुछ $1 मिलियन का जुर्माना भी किया गया कि ये उसे भरपाई करेगा। जब एल चापो को लाया ले जाया जाता था तो हेलीकॉप्टर तक से आसमान में न्यूयॉर्क में निगरानी की जाती थी, क्योंकि इतना डर और दहशत थी कि एल चापो भाग सकता है। 2017 में अमेरिका गया, 2019 में ताउम्र कैद की सज़ा हुई, और अब भी एल चापो अमेरिका की एक जेल में कड़ी निगरानी में 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रह रहा है। और वहाँ के कहते ये भी हैं कि जो जेल स्टाफ है, ख़ासतौर पर एल चापो के उसमें, उनको ज़्यादा दिन तक ड्यूटी पे नहीं रखा जाता है ताकि वो घुल मिल ना जाए, दोस्ती ना हो जाए और फिर कुछ सेटिंग ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी स्टाफ को बदला जाता है। और एल चापो इस वक्त एक मतलब कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। उसका एक कोर्ट था, जब ये भागा था सेकंड टाइम सुरंग बनाकर, तो कहते हैं जब सब कुछ ढूंढ रहे थे सब लोग, पूरी दुनिया, मैक्सिको भी, अमेरिका भी, तब उसने एक हॉलीवुड के एक स्टार को बाकायदा टीवी पे एक इंटरव्यू दिया था। एक तरफ दुनिया ढूंढ रही है, वो इंटरव्यू दे रहा है, और उस इंटरव्यू में उसने कहा था कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि पकड़े जाने के बावजूद भागने का एक रास्ता ज़रूर होता है। ये एल चापो का कोड था कि आप पकड़े जाएं तो परेशान ना हो, क्योंकि पकड़े जाने के बाद भी भागने का एक रास्ता ज़रूर बचता है। एल चापो अभी अपनी उम्र कैद की सज़ा अमेरिका की जेल में काट रहा है, और कायदे से जो कानून और फैसला है उसके हिसाब से जब तक वो ज़िंदा है, उसकी आखिरी सांस, तब तक वो अमेरिका की जेल में ही रहेगा।
और शायद ज़िंदा बाहर ना आए। हाँ, अगर इस दौरान अगर उसने कोई एक बार और जेल ब्रेक कर दिया तो ये अलग बात है। तो ये थी एल चापो की कहानी। अब अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज शिवम सिंह, इनका जन्मदिन है लेकिन कल है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे शिवम सिंह जी। और शशि सिंह जी ने भेजा है, और शिवम का 10वीं का भी 10th का एग्ज़ाम भी दिया, तो ऑल द बेस्ट, अच्छा रिजल्ट हो आपका। अंकित रोहेला का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंकित। इसके अलावा शिवदीप, इनका भी जन्मदिन है कल, तो एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे शिवदीप, हनी ने भेजा है। इसके अलावा जय पटेल, इनका भी कल है, तो एडवांस में आपको भी हैप्पी बर्थडे जय पटेल, राजकोट से है ये। जगत थुलार, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जगत जी। इसके अलावा अजीत मिश्रा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजीत मिश्रा जी। और सीतू मिश्रा जी, इनकी पत्नी, उन्होंने भेजा है। पायल का भी जन्मदिन है, कल है, और एडवांस में हैप्पी बर्थडे पायल जी। और आप जब भी आएंगे पक्का पूरी क्राइम तक टीम के साथ आपसे मुलाकात होगी। और 3 कहानियों का अपडेट, शबनम, रेलू राम और सुशील कुमार का इन्होंने पूछा। शबनम अभी जेल में, फांसी के ऊपर कोई फैसला नहीं आया। रेलू राम की जो दोनों, उनकी अपनी बेटी और दामाद, ये अम्बाला जेल में बंद हैं। उम्र कैद की इनकी सज़ा हुई, उसके बाद कोई केस में अभी तक अपडेट नहीं है। सुशील कुमार की चार्जशीट दाखिल हो गई है, जेल में है, ज़मानत मिली नहीं है, मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया है, ये अपडेट है। बहुत सारे लोगों ने, परसों मैंने सवाल किया था 2 1 2 2 2 3 4 कि जो पहाड़े में हम जाग क्यों बोलते हैं, और बहुत सारे मेल आए, तो सारे का नाम लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सही, कुछ लोगों का छोड़ दूँ तो मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। जा कोई शब्द है नहीं, हमने अपनी सुविधा के हिसाब से ले लिया। एक्चुअली वो एस है, टू टूज़ का जो एस निकलता है, ये जो वो धीरे धीरे जा बनता गया। तो जा एक्चुअली ना सही है और ना कहीं पे है, लेकिन ये बन गया, जबकि वो एस आता है, मल्टीपल किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो टू जा नहीं होता, बल्कि टू एस होता है, लेकिन बोलने में टू जा। बट ज़्यादातर क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने, सबने बहुत सही एकदम जवाब भेजा है। कल मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे पाया, और भाई बहुत सारे लोगों ने कहा कल वो भी नहीं था, तो कल ये था कि कल मैं छुट्टी पे था, और गर्मी की छुट्टी में बेटी और मेरी वाइफ दोनों बाहर थे। बेटी तो 1 साल से बाहर थी, वाइफ भी 4-5 महीने से नहीं, तो दोनों लौट आए हैं, तो इसलिए उन दोनों के साथ थोड़े गप्पे मार रहा था, और बहुत दिनों बाद हम लोग तीनों मिले, तो बस यूं ही एक साथ थे। आज भी कोशिश करूँगा जल्दी भाग जाऊँ, क्योंकि वो अभी 2 महीने के लिए सिर्फ आई है, फिर भाग जाएगी, उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, समर वेकेशन। तो इस वजह से नहीं था, और इस वजह से वो सारी चीज़ें नहीं कर पाया। और आगे अब बढ़ते हैं। गगनदीप सिंह जी लुधियाना से, इसके अलावा जितेंद्र सिंह परिहार है। दिनेश कार्तिक के बारे में कह रहे हैं कुछ कहानी सुनाइए, तो मैं पक्का सुनाऊंगा। दिनेश कार्तिक जिस तरीके से खेल रहे हैं, इंडियन टीम में वापस भी आ गए। इसके अलावा सागर गलियानी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। भूषण लवांगरे हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। संतोष डरबी हैं। यासीन मलिक, कल कई लोगों ने कहा यासीन मलिक के बारे में आपने नहीं बताया, तो मैंने बताया कि कल की कहानी परसों रिकॉर्ड कर चुका था। यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा हुई है, और कई लोगों ने लिखा भी है, तो मैं यासीन मलिक के बारे में जितनी भी जानकारी और एक पूरी कहानी है, अगर आप लोग सुनना चाहें, तो मैं कोशिश करूँगा कल परसों तरसों इसी वीक आपको पक्का सुना दूँगा। इसके अलावा कपिल गिरी हैं, दिव्या चंचलानी हैं, प्रेम सागर हैं, और इनकी बेटी जानवी भी हैं। थैंक यू सो मच आपके लिए। और इरम खान है टेक्सास से, एक स्टोरी की फरमाइश की, और थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए इरम। विवेक सागर हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा अयाजुद्दीन हैं, यासीन मलिक की ये भी कहानी सुनना चाहते हैं। पूजा वरत गुप्ता हैं, और मेलबर्न से, थैंक यू सो मच। और इन्होंने भी पहाड़े के ऊपर जवाब भेजा था, जो बिल्कुल सही था। जावेद आलम है, इसके अलावा जैनब सैफ़ी हैं, थैंक यू सो मच जैनब जी। पवन कुमार दुबे हैं, इन्होंने कहा कल आपकी परंपरा अधूरी रह गई, मैंने बताया कि कल मैं छुट्टी पे था, तो थैंक यू पवन साहब। अफसर खान हैं, अनीता हैं, सुशील कुमार हैं, उमेश यादव हैं पुणे से, थैंक यू सो मच। इसके अलावा यसुमती बिसेन हैं, रजत भारद्वाज हैं, तंजीमा खान हैं, अवानी मोटा हैं, इसके अलावा प्रीति दास हैं, कोमल परमार हैं, और मार्टिना मल्होत्रा हैं। तो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के मेल के लिए, और जो कहानियों की फरमाइश की है वो भी जल्दी पूरी होगी बारी बारी से। तो आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।